हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर क्या हो, हम इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस्लामिक दुनिया के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आने वाला संकट, जिसे मेनली हम इस तरीके का संकट कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होगा, लेकिन इस इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इस इस्लामिक दुनिया की जो पूरी की पूरी विचारधारा है, पूरी पूरी आइडियोलॉजी है, और कहीं ना कहीं कल्चरल डोमिनेंस का एक जो स्ट्रगल है, उसके ऊपर एक पूरे का पूरा इलेबोरेटेड डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। आने वाले 20 साल के अंदर का जो प्रोजेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि असलियत में किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी या क्या सिस्टम होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस्लाम के बारे में आज अगर आप देखते हैं कि इस्लाम है क्या, या किस तरीके से आज की दुनिया इस्लाम को देखती है, तो इस्लाम एक तरफ है और उसके बाद टेररिज्म और बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अगर आप देखेंगे तो इस्लाम और टेररिज्म को बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट, दूसरे धर्मों के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, दूसरे धर्मों के जो क्या नाम है बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी लोग हैं, वो इसको साइनोनिम नाम देंगे कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो क्योंकि हर दूसरा संगठन जो है, हर दूसरा आतंकवादी संगठन या लगभग सभी आतंकवादी संगठनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो इस्लाम से है। अब ऐसी सिचुएशन में वो लोग इस्लाम को टेररिज्म के चश्मे से देख रहे हैं, और सिचुएशन या हालात इस तरीके से हैं कि जो यूथ है वो यूथ, और यहाँ तक कि जो इस्लाम के जो जेन्युइन स्कॉलर्स हैं वो जो हैं वो इस चीज़ को समझा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं कि असलियत में ये साइनोनिम किस तरीके से दिया गया या ये साइनोनिम किस तरीके से आ गया। वो जब बाहर निकलते हैं और किसी भी डिबेट और डिस्कशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिबेट और डिस्कशन में वो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्लेटफॉर्म्स के बीच में फंस कर रह जाते हैं। जो भी जेन्युइन स्कॉलर्स हैं, मैं उनकी नई बात नहीं कर रहा, जो रिलीजियस रेडिकल एलिमेंट्स हैं, रिलीजियस रेडिकल एलिमेंट्स का मतलब ये होगा कि रिलीजियस रेडिकल एलिमेंट्स का मतलब ये होगा कि जो धार्मिक कट्टरवादी तत्व हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इमाम साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती, काजी वगैरह जितने भी हैं, ये रिलीजियस एलिमेंट्स होते हैं। इनसे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखते हैं। और इस ग्रुप का मानना ये होता है जो लिखा है वही सही है, और उसके अंदर नो चेंज वाली सिचुएशन आ चुकी होती है। अब ऐसे में वो किताबों के ऊपर टू द पॉइंट चलने की कोशिश कर रहा होता है ये पर्टिकुलर समाज। लेकिन जो स्कॉलर्स होते हैं, जो प्रैक्टिकली सिचुएशंस को समझ रहे होते हैं, एक तो उन्होंने जो वैल्यूज इस्लाम के अंदर पढ़ी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कॉलर लाइक जाकिर नाइक, मैं जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं असलियत में आप लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इस्लाम की। उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, उन्होंने वैल्यूज पढ़े हैं, उन्होंने एथिक्स पढ़े हैं, और उन्होंने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं इस्लाम के। वो जब इस चीज को देखते हैं तो असलियत में वो दोनों जगह पर आपको कंफ्यूज मिलेंगे कि असलियत में जो एथिक्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी दूसरे धर्म के बहुत अच्छे प्रिंसिपल से बिल्कुल मेल जोल खाते हैं, उसके अंदर किसी भी तरीके का या कोई डिफरेंस नहीं है, और वो भी हर जगह पर पीस की बात करता है। अगर वो फाइट की बात कर रहे हैं, अगर वो फाइट की या फिर वॉर की या फिर जिहाद जिसे आप बार बार कह रहे हो, इस जिहाद की बात अगर करते हैं नॉर्मली किसी भी बुक में, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गीता के अंदर धर्म युद्ध की बात की गई है, वैसे ही इस्लाम में जिहाद की बात की गई है, और इसी तरीके से जो बाइबल है उसमें क्रूसेड की बात की गई है। तो जिहाद की जब बात की गई है, तो चाहे धर्म युद्ध है, चाहे जिहाद है, चाहे रिलीजियस वॉर जिसे आप क्रूसेड कह रहे हैं वो है, वो फेथ, राइट और जस्टिस के बारे में लड़ाई की बात की गई है कि
फेथ विश्वास क्या है, अधिकार क्या है, और जस्टिस यानी कि पूरे का पूरा जो न्याय है वो क्या है। इसके लिए जिहाद हुआ, धर्मयुद्ध हुआ, क्रूसेड हुआ, कुछ भी हुआ, इनके पक्ष में बात करने के लिए कहा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि असलियत में जब इस तरीके से कहा गया तो वही स्कॉलर्स जब कहीं, वही यूथ जब कहीं डिबेट के अंदर बैठता है तो वो या तो जाने अनजाने में एक तो डिफेंसिव मोड के अंदर आ जाता है असलियत में, कि असलियत में डिफेंस किस तरीके से कर रहे होते हैं कि यार इस्लाम में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन जैसे ही वो डिफेंसिव मोड में आता है तो वो इवेंट्स उसके सामने ले जाकर रख दी जाती हैं, वो घटनाएं उसके सामने ले जाकर रख दी जाती हैं कि उधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उधर गोलियां चली, उधर लड़ाई हुई, उधर ISIS आया, क्या नाम है, जैश ए मोहम्मद इस्लामी, और ये सब वर्ड्स वाले जितने भी तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले ग्रुप्स हैं और बोको हराम तक के वो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं उन सबको उठाकर सामने रख दिया जाता है, उनको इवेंट्स की फॉर्म में रख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये चीज ध्यान से देखिए, ये पार्ट, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस्लामिक प्रिंसिपल से। अब वो अगर ये कहते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं, ये जो इंसिडेंट्स हैं जो टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, दिस इज नॉट इस्लाम, तो यहां पर ही फिर वो दोबारा से डिफेंसिव हो जाता है कि भाई सीधी सी बात है, तो ये नाम तो इस्लाम का ही है, तो हम कैसे मान लें कि आप सही हैं या वो सही हैं। या फिर उसके बाद एक बड़े ही अजीब से आर्ग्यूमेंट में वो जो स्कॉलर है या जो यंग ब्लड है, वो जो यंग लड़का है, वो फंस चुका होता है और यहां से कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एक डीमोरलाइज हो चुका होता है कि असलियत में मामला है क्या। क्योंकि देखो यार, कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी इंसान हुआ, अपने फेथ के बारे में, अपने विश्वास के बारे में गलत नहीं सोचता, लेकिन नॉर्मली ऐसा सिचुएशन होती है, नॉर्मली ऐसा होता है जिसकी वजह से मतलब वो डिबेट और डिस्कशन के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है, और वो जो यूथ है, वो जो यंग ब्लड है, वो जो यूथ है, वो युवा वर्ग जो है, वो डीमोरलाइज्ड है। और असलियत में इस डीमोरलाइज्ड सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो वो कोई भी इंसान इसको मतलब देख सकता है कि चारों तरफ उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, उनको चारों तरफ क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जिस फेथ को देखें वो उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, दुनिया के अंदर हर जगह पर उनकी बदनामी हो रही है और सब चीज़ें। ऐसे में यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीमोरलाइज्ड है। अब डीमोरलाइज होते हैं तो यहीं से बहुत सारे मिसगाइडेड भी हो जाते हैं कि असलियत में मिसगाइडेड इसलिए होते हैं कि असलियत में वो बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है कि बताने के तरीके के अंदर उसे आर्म्स अगर उठा लिए तो वही उस टेरर ग्रुप के अंदर काउंट हो जाता है और सिचुएशन फिर दोबारा से खराब हो जाती है। फिर उसके बाद वो रूढ़िवाद, मूवीज देखेंगे नहीं देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे नहीं खिंचवाएंगे, एंड ऑल टाइप की सिचुएशंस आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां डीमोरलाइज्ड स्टेट के अंदर जो लड़का है या तो वो डिफेंसिव मोड में रहेगा या चुप हो जाएगा, या फिर अगर एग्रेसिवली होगा तो दुनिया उसके सामने काउंटर करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेके खड़ी है, मामला खराब है। जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो इस्लामिक यूथ का है वो उसका मामला खराब इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वो अपने धर्म का क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा सुन रहा है, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में एक नाटक आता है एर्तुगरुल गाजी। इसकी स्पेलिंग जो है कुछ इस तरीके से है। अब क्योंकि ये टर्किश लैंग्वेज में है तो नाम भी वो टर्किश है, तो मे बी पॉसिबल इसकी स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रही हो। एर्तुगरुल गाजी पूरे का पूरा एक नाटकों का सीरीज है, बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है। असलियत में यहां पर इसने पूरे के पूरे खासकर इंडिया और पाकिस्तान के यूथ में एक करंट दौड़ा दिया है, एक इलेक्ट्रिक करंट जो जैसे कहते हैं दौड़ जाए वो है। और इसके अंदर जो एर्तुगरुल गाजी के अंदर राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर के बारे में असलियत में बताया गया है कि किस तरीके से राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ, और इस ऑटोमन एम्पायर का जो राइज था उसने कैसे पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस एंड फेयरनेस के अंदर के लिए लड़ाई लड़ी, जस्टिस
एंड फेयरनेस, जस्टिस एंड फेयरनेस के लिए लड़ाई लड़ी, और साथ में किस तरीके से वो लोग राइट्स की बात करते थे, अधिकारों की बात करते थे, और इस राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर को बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से, बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से उठाया गया। इस तरीके से उठाया गया ग्लोरीफाइड तरीके से कि ऐसा लगने लगा कि दुनिया में इससे बढ़िया एम्पायर कुछ होगा ही नहीं। और ये रियलिटी है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत ही वास्ट एम्पायर आप यहां पर देखेंगे। अगर आप देखते हैं ये नक्शा, इस नक्शे के अंदर यहां पर आपको ये ऑटोमन एम्पायर नजर आएगा। ये ऑटोमन एम्पायर जो 1300 बीसी से 1300 AD से शुरू होता है और 1683 तक के पीरियड के अंदर ये इतने बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ था, अफ्रीका से लेकर अरब कंट्रीज से लेकर और कहीं ना कहीं ईरान के पार्ट्स, रशिया वाले पार्ट्स, और उसके बाद एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका, यूरोप का भी। यानी अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इतने बड़े इलाके के ऊपर, इतने बड़े रीजन के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमन एम्पायर रूल करता था। और सी रूट ये वाला और ट्रेड रूट ये वाले, दोनों के दोनों रूट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त लेवल पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। और ये लॉन्गेस्ट एम्पायर है जो अप्रॉक्सीमेट 1920 के आसपास तक चला। सोच सकते हैं कितना लंबा एम्पायर ये रहा होगा, कितना बड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग एम्पायर रहा होगा। उसी एम्पायर की राइज की कहानी आप लोगों को यहां पर बताई गई है इसके अंदर। अब सवाल यहां पर ये ग्लोरीफाइड तरीके से है, जो कि कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, जहां तक मुझे पता है 2013 के अंदर इसको बनाना शुरू किया गया। 2013 के अंदर टर्की के अंदर आया, टर्की के अंदर हिट रहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो हमारे पड़ोसी है देश पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने असलियत में अपने देश के युवा वर्ग को कहा कि इस नाटक को देखिए। जब एक देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हुआ, जब वो कहेगा तो वो नाटक वास्तव में चर्चा में आ गया, लोगों ने देखना शुरू किया तो इसके जुनून, इसका डायलॉग, इसकी हर चीज जो है वो लोगों के दिमाग में आने लगी। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस्लाम में किस तरीके से जस्टिस एंड फेयरनेस था, राइट्स की बात की जाती थी, इक्वालिटी की बात की जाती थी, किस तरीके से सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता था, ऑल वर ट्रीटेड इक्वल की बात की जाती थी, और किस तरीके से ऑल वर ट्रीटेड इक्वल की बात की जाती थी, और किस तरीके से इस एरिया के अंदर क्रिश्चियंस भी रहते थे और अलग अलग एथनिसिटी वाले, अलग अलग रिलीजन वाले लोग भी यहां रहते थे। और इन्होंने उसके ऊपर इतने लंबे टाइम तक रूल किया, और इन्होंने इतने लंबे टाइम तक रूल किया तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एम्पायर जो इतने बड़े रीजन के ऊपर रूल करेगा, वो बिना इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स, अपने साम्राज्य, अपने जो निवासी हैं उनको बराबरी का अधिकार दिए हुए लंबे समय तक रूल नहीं कर सकता। इसका मतलब पहली बार इस नाटक के थ्रू अ न्यू फॉर्म ऑफ इस्लाम उभर कर आती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। न्यू फॉर्म ऑफ इस्लाम आप लोगों को यहां पर, एक न्यू फॉर्म का मतलब यह है न्यू आइडियोलॉजी और कल्चर भी यहां पर आप लोगों को डिफरेंट तरीके से नजर आ रहा है। और वो कल्चर कहीं ना कहीं आज जो कल्चर माना जा रहा है उस कल्चर से डिफरेंट है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो डिफरेंट है, इसी तरीके से उनका जो खान पान है, बिहेवियर है, हर चीज है, वो सब डिफरेंट है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि न्यू फॉर्म ऑफ इस्लाम जब आया तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिबेट भी शुरू हो गई, क्योंकि इस डिबेट के पीछे रीजन है सबसे बड़ा, वो ये है कि अरब कंट्रीज बैंड इट। अरब कंट्रीज में ने इसे बैन कर दिया है।
अरब कंट्रीज बैंड इट, अरब कंट्रीज ने इसे बैन कर दिया है, अरब देशों ने इसे बिल्कुल अपने यहां पर प्रतिबंधित कर दिया है। और इसके बाद एक देश का प्राइम मिनिस्टर अगर इस नाटक को देखने की अपील करता है तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको पॉलिटिक्स नजर आती है, वो भी उस टाइम पर जब पाकिस्तान के टर्की के साथ रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान के अरेबियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उस नाटक की बात नहीं करने वाला, क्योंकि नाटक जो है वो ओटोमन एम्पायर के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में मैं मानकर चल रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी एम्पायर इस दुनिया में हुआ, वो जब तक उसका आउटलुक ओपन नहीं होगा, ब्रॉड नहीं होगा, वो लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं करेगा, सबको बराबर ट्रीट नहीं करेगा, और राजा अपना धर्म साइड में रखकर अपनी प्रजा के धर्म के अनुसार बिहेव नहीं करेगा, तब तक वो एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता। ये गाजी को तो बाद की बात है, आप अकबर को देख सकते हैं। अकबर महान इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी प्रजा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव नहीं किया। और औरंगजेब ने पूरे एम्पायर को इसलिए डुबोया क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने हिंदू और मुसलमान के बीच में फर्क किया। भाई, किसी भी मंदिर को तोड़वाना या किसी भी धार्मिक स्थल को, और जो मेन धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़वाना अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का काम होता है। तो वो कहीं ना कहीं भड़काता है दूसरे देशों को, दूसरे एथनिसिटीज को, दूसरे समूहों को, दूसरे भाषाई ग्रुप्स को या दूसरे कैसे भी ग्रुप्स को। यहां समस्या यही आती है कि ये समस्या क्या है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप जिस ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं वो उस टाइम पर बहुत लिबरल, बहुत प्रोग्रेसिव, काफी लिबरल होते थे, प्रोग्रेसिव होते थे, जस्ट होते थे, फेयर होते थे और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, अपनी प्रजा के बीच में भेदभाव नहीं करते थे। इसीलिए इस एम्पायर का इतना बड़ा राइज हुआ और इतने लंबे टाइम तक 1300 से लेकर और 1920 के बीच तक ये रहा। इतना बड़ा एम्पायर और 600 साल के आसपास तक का इसका इतिहास। यहां मैं कबीले की बात नहीं कर रहा, मैं और किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा, यहां मैं कबीले की या किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूं कि राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और मेरा अगला जो टारगेट है, जो इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, वो यहां पर आपको कंट्रोवर्सी पढ़ाना, वो यहां पर आपको कंट्रोवर्सी बताना है कि यहां असलियत में कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी को पढ़ाने वाला हूं कि असलियत में कंट्रोवर्सी है क्या। कंट्रोवर्सी यहां पर अरब कंट्रीज का उस पर बैन करना, ईरान का कहीं ना कहीं उस मामले में अलग थलग खड़ा होना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीएम का उसके लिए एक तरीके का सपोर्ट करना कि हाँ ये एक नाटक है, इसे आप लोग देखिए, और अपनी पूरी प्रजा को इस चीज के बारे में बताना। दोस्तों, यही जो छोटा सा ये जो इंसिडेंट है, मैं इसी के बारे में बता रहा हूं कि यहां पहले आप लोग पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड के बारे में समझिए, या पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में अगर आप लोग समझेंगे तो आपको काफी सारी नई चीजें पता लगेंगी। वास्तव में अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये मेन कंट्रीज हैं जो कि पूरे के पूरी ये मेन कंट्रीज हैं जहां आपको मुस्लिम पॉपुलेशन दिखाई देगी। एक बहुत बड़े रीजन के अंदर, बहुत बड़े इलाके के अंदर ये मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी की पूरी दिखाई देगी, और अप्रॉक्सीमेट 56 कंट्रीज इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, मतलब मुस्लिम्स की 56 कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं एक के बाद एक इस तरीके से बहुत ही इलेबोरेट या एक्सपेंडेड फॉर्म में फैली हुई है। यहां इसका दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो एथनिक मामले के अंदर भी अलग अलग लेवल पर है। यहां अगर आप देखते हैं तो एक बड़ा जो रीजन है वो यूरेशियन है,
यानी बड़ा रीजन मींस छोटा सा ये हिस्सा आपको नजर आएगा। जो यूरोप के अंदर रहने वाले लोग हैं वो यूरेशियन कहलाएंगे। यहां ये ब्लू कलर का जो पार्ट है वो टर्किश, पर्शियन, मीडियन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले साउथ एशियन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में रहने वाले मलय और चाइनीज, इसी तरीके से अरेबिक और सब सहारन। यहां आप देखिए यूरेशियन छोटा सा हिस्सा है। 4 सबसे बड़े बल्कि 5 सबसे बड़े जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं या 5 सबसे बड़ी मुस्लिम एथनिसिटीज हैं, जो एथनिसिटीज और हैं जो मुस्लिम हैं, उनमें अरेबिक हैं, सब सहारन हैं, पर्शियन हैं, टर्किश हैं, साउथ एशियन हैं और मलय हैं। यहां इनके अगर एरियाज को देख लिया जाए मैप के ऊपर कंट्रीज के अंदर, तो यहां पर भी आपको नजर आ जाएगा कि ये जो कंट्रीज मेनली इस तरीके से मौजूद हैं, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये सब सहारन कंट्रीज हैं और यहां पर वो मुस्लिम्स रहते हैं जो सब सहारा रीजन्स के अंदर हैं। ये पूरा इलाका अरब लोगों का है, यानी अरब्स यहां पर रहते हैं। टर्की और ये पूरा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये पूरा इलाका जो है वो टर्क्स हैं और ये मुस्लिम्स हैं। इसी तरीके से यहां पर पर्शियन लोगों का एक डोमिनेंस इस तरीके से है। यहां पर साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उनका दबदबा है और इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड को अगर देख लिया जाए तो ये भी अप्रॉक्सीमेट मलय लोग कहलाएंगे। और यहाँ चाइनीज जो हैं इस इलाके में, वो जो उइगर मुस्लिम्स वाला इलाका, ये पूरे का पूरा ये चाइनीज इलाका है। अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आपको मलय रीजन में एक तरीके से मिलेंगे 30 करोड़ के आसपास। यहां पर साउथ एशियन के अंदर जो पॉपुलेशन है 25 और 25 मतलब 25 और 25 50 60 70 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन आप साउथ एशियन रीजन में लगा लीजिए मोटे मोटे तौर पर, जो कि मुस्लिम्स की है, क्योंकि 20 से 25 करोड़ पाकिस्तान की है, 20 से 25 करोड़ के बीच के करीब की बांग्लादेश की है और लगभग 20 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन इंडिया में है। तो टोटल 60 से 70 करोड़ की पॉपुलेशन ये है। 10 से 12 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन इनकी है, लगभग 30 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन इनकी है और लगभग 30 करोड़ की इनके लगा लो। लगभग मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं तो ये 130 से 1.5 या फिर 1.8 करोड़ के करीब के आसपास की इनकी मोटी मोटी पॉपुलेशन है, जो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए जो काफी ज्यादा है अपने आप में। 130 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, या 180 करोड़ जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन होती है। लेकिन इस इतनी सारी या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहां पर ये सारी की सारी पॉपुलेशन का जो मेजर डोमिनेंस है भाई इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड का अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर एक खास बात यह है कि इन्होंने नो कंफ्यूज रिलीजन एंड कल्चर, इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर रिलीजन और कल्चर के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिलीजन इन्होंने सऊदी अरेबिया वाला अपना लिया, यानी इस्लाम अपना लिया। कल्चर उनका वो पुराने वाला ही है जो पहले से चलता आ रहा है। इसलिए यहां पर रिलीजन और कल्चर के अंदर इन्होंने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करी। जो रिलीजन था इस्लाम, उसको माना, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को माना। कल्चर के अंदर उन्होंने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करी। इंडोनेशिया में आज भी रामायण होती है, इंडोनेशिया में आज भी 1 महीने की रामलीला होती है। गरुड़ वहां पे नोटों के ऊपर छपे, वो वायु से जो उनकी एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखते हो क्या नाम है, वहां की करेंसी के ऊपर गणेश जी की फोटो है और सब चीजें। यानी उन्होंने अपने पुराने वाली जो एथनिसिटी है, पुराना जो कल्चर है उसको भी मेंटेन रखा और नए इस्लाम के रूल्स को भी अपना लिया। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि यहां इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। वही हाल मलेशिया है, वही हाल थाईलैंड है। थाईलैंड के राजा को भी आज के दिन भी राम कहा जाता है। तो सोच सकते हैं वहां पर कल्चर और रिलीजन दोनों को अलग अलग रखा और वो लोग किसी भी तरीके से
कल्चरल डोमिनेंस के या कल्चर के नाम पे अरब कंट्रीज को ज्यादातर नहीं देखते हैं। वो कल्चर के नाम पर अरब कंट्रीज को ज्यादातर नहीं देखते हैं। उनका अपना कल्चर है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब सहारन कंट्रीज जो हैं वो भी कल्चर के नाम पर अपना एक अलग डोमिनेंस है इनका, और ये भी कल्चर के नाम पर ये भी यहां प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स तो इस्लाम के अपनाए, लेकिन कल्चर उनका वही रहा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरब्स आया ही इस्लाम अरब में था, अरब्स के अंदर इस्लाम आया था, तो यहां पर रिलीजन और कल्चर वही का वही है। रिलीजन और कल्चर वही का वही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल्स वही थे, कल्चर वही था, तो लगभग उसी कल्चर के जो प्रिंसिपल्स थे, उसी कल्चर के जो ट्रेडिशंस थे, उन्हीं को रूल्स में कन्वर्ट करके बेसिक रूल्स ऑफ रिलीजन बना दिया गया। तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो पूरा इलाका टर्किश जो है, ये पूरा टर्क्स का जो इलाका, ये पूरे का पूरा मान लिया जाए, ये टर्क्स का इलाका जो है, इन्होंने भी, इनकी अपनी एक एथनिसिटी थी, इनकी अपनी एक प्रजाति थी, इनका अपना एक कल्चर था और इनका अपना एक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ थे। खास बात ये, इन लोगों ने भी प्रिंसिपल्स जो थे वो तो इस्लाम के माने, इस्लाम के प्रिंसिपल्स को माना, लेकिन ये अपने आप में एक एथनिक ग्रुप था और इसने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। नतीजा क्या कि टर्क्स का अपना कल्चर है और यही हाल ईरान का है कि ईरान का अपना कल्चर है। इन्होंने कल्चर इस्लाम अपनाया, कल्चर नहीं अपनाया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी सबसे ज़्यादा बड़े रीजन में है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन और सबसे ज़्यादा रीजन में, तो वो इंडिया और पाकिस्तान वालों में है। बांग्लादेश ने भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ये संभाल लिया। बांग्लादेश ने इस्लाम के नाम पर अपने आप को संभाल लिया कि हमारा कल्चर कौन सा है, बंगाली, और रिलीजन कौन सा है हमारा, इस्लाम। और इस्लाम और बंगाली के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस्लाम और बंगाली के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी आर बंगाली बाय कल्चर एंड रिलीजन, और मुस्लिम बाय रिलीजन। तो कल्चर और इस्लाम में कोई फर्क नहीं, तो वो देश आज के दिन संतुष्ट है, कंफ्यूजन वहां पर कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके इस इलाके के अंदर है। ये लोग कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में इसलिए हैं कि रिलीजियस की फॉर्म में ये माइनॉरिटी में है, यानी पूरे का पूरा इस रीजन का इस्लामाइजेशन नहीं हो पाया, और कल्चर जो है वो मेजॉरिटी रीजन का है। कल्चर भाई मेजॉरिटी का है, हिंदू, और रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में है। नतीजा ये कि यहां पर अगर अपने प्रिंसिपल्स को अलग दिखाना है, एक सिंपल प्रोसेस ये है कि बाय कल्चरली आई एम अ हिंदू एंड बाय रिलीजन आई एम अ मुस्लिम। दो सिंपल चीजें हैं जो दुनिया के बाकी सभी जगहों पर हैं, यहां पर ये कंफ्यूजन है, और यही रीजन है इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया में, यानी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो यहां रहती है, अप्रॉक्सीमेट 40 करोड़ के आसपास की जो पॉपुलेशन है, उसको एक हमेशा कंपल्शन रहती है यहां पर, इन्हें यहां हमेशा एक कंपल्शन रहती है कि रिलीजन जो है वो हमारा इस्लाम है, वो इस्लाम है। अब असलियत में कल्चर हमारा क्या है? अगर वो कल्चर हिंदू है तो वो तो हिंदू मेजॉरिटी के साथ है, और अंग्रेज हमारे दिलों के अंदर एक बीज बो के गए हैं कि वी आर डिफरेंट। यानी अगर वो कल्चर हिंदू अपनाते हैं, अगर वो हिंदू कल्चर अपनाते हैं तो मामला ही खराब है, फिर तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस और सब चीज़ों में उलझ जाएंगे, जैसे पाकिस्तान का हाल हो रखा है। पाकिस्तान आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि दो चीज़ें अलग अलग हैं, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है।
वही मेजॉरिटी यहाँ के जो इस्लाम के, इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि वो नहीं समझ पा रहे कि असलियत में रिलीजन अलग है और इस्लाम कल्चर अलग है। ये कंफ्यूजन है और यही एक रीजन है कि ये अप्रॉक्सीमेट 50 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन अपने आप को हिंदू कल्चर से अलग दिखाने के लिए, मैं पहले ही कह दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, असलियत में हिंदू एक कल्चर है, लेकिन मेजॉरिटी उस कल्चर को अपनाती है, तो उससे अपने आप को अलग दिखाने के लिए इन्हें कुछ कल्चर बाहर से अडॉप्ट करने पड़े। यही रीजन है, यही 50 करोड़ की जो पॉपुलेशन है आज तक सऊदी अरेबिया की तरफ देखती थी, अरब कंट्रीज की तरफ देखती थी। और इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि अरब कंट्रीज की तरफ वो शिया देखते, सुन्नी देखते थे, और दूसरी कंट्रीज, अरब कंट्रीज की तरफ तो सुन्नी देखेंगे, सुन्नी कंट्रीज अरब कंट्रीज की तरफ देखेंगे, और शिया जो हैं वो ईरान की तरफ देखते हैं। खास बात ये, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है तुम मेरे को गालियां बक रहे हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन ईमानदारी से मेरी बात समझ के देखिएगा, ज्यादा दूर नहीं, इन अरब्स और इन शियाओं की, मतलब इन सुन्नी और शियाओं के जो धर्मगुरु हैं, इनकी टोपियों में ही, ये जो सर के ऊपर साफा बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं, उन टोपियों में, उन टर्बन में ही आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। जो शिया धर्मगुरु होंगे उनकी टोपियां कहीं ना कहीं ईरान जैसी नजर आएंगी, और सुन्नियों के मेजॉरिटी के जो वो होंगे उनकी टोपियां आपको अरब जैसी या अरब कल्चर की फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में ज्यादातर की नजर आएंगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अपने आप को अलग दिखाना है। एंड दे आर बोरोइंग द कल्चर्स फ्रॉम, they are borrowing the cultures from अरब कंट्रीज और ईरान। वो अरब कंट्री और ईरान से कल्चर बोरो कर रही हैं। बुर्का, भाई घूंघट ही तो काटना होता है ना, हमारे यहां घूंघट है, असलियत में है तो वो वेल, पर्दा ना, पर्दे से प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा तो दोनों जगह है, लेकिन असलियत में वो बुर्का ही पहनना कल्चर का पार्ट है, इस्लाम का पार्ट नहीं है। बुर्का ही पहनना कल्चर का पार्ट है, इस्लाम का पार्ट नहीं है। और कई जगह पर तो आपको बुर्के भी दोनों कम्युनिटीज के भी अलग अलग मिलेंगे, जो शिया हैं उनके बुर्के अलग मिलेंगे, और सुन्नी जो है वो बुर्का अलग पहन रहे होंगे। यहीं से डिफरेंस, क्योंकि कल्चर को वो दूसरे देशों से बोरो कर रहे हैं। रिलीजियस प्रिंसिपल्स को बोरो करना एक अलग मैटर है, कल्चर को बोरो करना एक अलग मैटर है। यहां कल्चर को बोरो किया जा रहा है, और यही रीजन है इन सेक्शंस को इंडिया या पाकिस्तान को गाइड करने का एक मौका मिला हुआ था। और अरब कंट्रीज का, खासकर अरब देशों का, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, इनके मुस्लिम्स के ऊपर ज्यादा इंफ्लुएंस था शुरू से। अब यहां थोड़ी सी लड़ाई या इनका डिस्टरबेंस क्या है वो देख लेते हैं। अब यहां 3 कंट्रीज हैं जो कि पूरी की पूरी दुनिया को, मतलब पूरे अरब वर्ल्ड पे डोमिनेट करते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वो रिलीजन अलग, कल्चर अलग, तो वहां पर वो रिलीजन बाय रिलीजन मुस्लिम्स, कल्चर की फॉर्म में वो मलय हैं, उनका अपना अलग कल्चर है। तो और वहां उनके साथ सिर्फ एक वो है कि वो मुस्लिम्स तो हैं, लेकिन उनका मुस्लिम प्रिंसिपल्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा सा साइडलाइन करके रखा जाता है। दूसरी तरफ सब सहारन कंट्रीज गरीब हैं, कमजोर हैं, ताकतवर नहीं है, इसलिए इनको साइडलाइन किया जाता है। अब यहां पर 3 मेजर ग्रुप्स बच जाते हैं। इंडिया वाले तो वैसे ही कल्चर के प्रिंसिपल्स के मामले में और कल्चर के मामले में बोरो कर रहे हैं बाहर की तरफ से, तो ये वैसे ही इनको अलग तरीके से रखा जाता है। 3 कंट्रीज इस दुनिया में इस्लामिक की फॉर्म में सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हैं, सबसे ज्यादा यहां पर पूरी दुनिया के ऊपर दबदबा बनाती हैं, और यहीं से आज की भारत की या दुनिया की राजनीति जो है वो बदलती जा रही है, और आज की जो राजनीति है वो यहीं से डिसाइड हो रही है। एक हिस्सा आप लोग देखते हैं, ये हिस्सा यहां से शुरू होता है, और ये मोटे तौर पर बना दिया जाए तो दोस्तों ये असलियत में 3 रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अरब्स हैं, ये ईरान जिसका पुराना एम्पायर पर्शिया था ये, और ये टर्क्स हैं।
असलियत में अरब्स को लीड करने वाला है सऊदी अरेबिया। अरब्स को लीड करने वाला है सऊदी अरेबिया। ईरान जो है वो सुन्नी वर्ल्ड को लीड कर रहा है, और टर्क्स जो हैं वो असलियत में ये तीन इलाके जो हैं, ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डोमिनेटिंग सिचुएशन में थे। अगर आप देखेंगे तो ये इलाके भी कहीं ना कहीं अरब्स ही हैं, और ये अरब्स के डोमिनेंस में ही जो भी हैं कमोबेश आते हैं। तो असलियत में दुनिया में पैसे और सब चीज़ों के मामले में आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका अरब्स के डोमिनेंस में आता है। तो इस्लामिक दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा इलाका, सबसे पैसे वाला इलाका जो है वो अरब्स का है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अरब्स जो हैं, अरब्स, ये अरब पूरे का पूरा इलाका आ जाएगा इस तरीके से, समझे। अब आप यहां देखिए, यहां पर असलियत में ये तीन ऐसे बड़े रीजन हैं, ये तीन ऐसे बड़े देश क्षेत्र हैं, या तीन ऐसी बड़ी एथनिसिटीज हैं जो इस इस्लामिक वर्ल्ड को डोमिनेट करती हैं। आपका इंडिया और पाकिस्तान का लगभग 50 करोड़ बंदा जो है वो असलियत में या तो ईरान से इंस्पायर्ड था या फिर अरब्स से इंस्पायर्ड था। ये कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है। या तो वो ईरान से इंस्पायर्ड था या फिर अरब्स से इंस्पायर्ड है। ऐसी सिचुएशन में ये लोग कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी अरेबिया खासकर इस पूरे इलाके के डोमिनेंस के लिए भी लड़ते हैं। ये जो ब्लैक रीजन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसमें एक इजराइल और छोड़ दिया जाए, इसमें एक इजराइल और छोड़ दिया जाए तो असलियत में ये एक ट्रांजिशन वाला इलाका है। ये एक ट्रांजिशन वाला इलाका है जिसके अंदर मेजॉरिटी में अरब्स और अलग अलग एथनिसिटी वाले शिया, सुन्नी, शिया, सुन्नी और तुर्क रहते हैं। और इनमें एक बीच में रीजन ऐसा ज़रूर है जहां पर कुर्द रहते हैं। यहाँ इनके बीच में एक रीजन, बल्कि इन तीनों इलाकों के बीच में एक रीजन ऐसा होगा जहां पर कुर्द लोग रहते हैं। असलियत में अगर आप, मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, इसका बहुत मान्य, मैंने इसको एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं रखा है, समझे। असलियत में यहां पर कुर्द लोग रहते हैं, और सारी की सारी जो लड़ाई है, सारी की सारी जो लड़ाई है वो असलियत में यहीं पर है। असलियत में ये जो तुर्क हैं ये भी इस इलाके पर अपना कब्जा रखना चाहते हैं। ईरान जो है ये भी इस इलाके पर अपना कब्जा रखना चाहता है, और सऊदी अरेबिया भी ये यहीं पर अपना कब्जा रखना चाहता है। यहीं पर ये जो कुर्द लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ दबदबा बनाए रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा छोटा ग्रुप है, और इसकी अपना, इनका जो इलाका है वो कुछ ईरान के अंदर फैला हुआ है, कुछ तुर्की में फैला हुआ है, कुछ सीरिया वगैरह में फैला हुआ है। लड़ाई यहीं पर है, कलेश यहीं पर है। तभी आप देखोगे यहां यमन के अंदर कौन लड़ रहा है भाई? यमन के अंदर भी कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान है। इस इलाके में भी सऊदी वर्सेस ईरान है, इस इलाके में भी हर जगह पर सऊदी वर्सेस ईरान है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी ईरान वर्सेस सऊदी है, हालांकि सऊदी भारी पड़ता है। यहां पर जब तक सऊदी अरेबिया डोमिनेशन में था या जब तक ईरान डोमिनेशन में था कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि टर्की तो हमेशा से अमेरिका की बी टीम रहा है, अमेरिका की बी टीम रहा है। अब ये हमेशा से अमेरिका की बी टीम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां
कहीं ना कहीं टर्की इस लड़ाई में शुरू से नहीं था। लेकिन 2008 के बाद जब से अमेरिका कमजोर होने लगा और अपने हाथ पीछे खींचने लगा, अब टर्की को लगने लगा कि मैं यहां इस इलाके में अकेला ना पड़ जाऊं, और जो सदियों से हमारी जो दुश्मनी ईरान और अरब्स, पर्शियन और अरब्स से चलती आ रही है, इन सबके साथ मैं पिछड़ ना जाऊं। इसीलिए अब उसने एनलाइटनमेंट अपना एक अलाइनमेंट शुरू किया। और अलाइनमेंट ये है, अपना अलाइनमेंट ये है कि असलियत में टर्की एक देश को ढूंढ रहा है जो उसे यहां मिला, पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर नेशन वाला देश है, और यहीं पर एक और देश ऐसा जो कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस ढूंढ रहा है मलय रीजन में, मलेशिया। तो 3 एथनिसिटी वाले देश, टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, ये तीनों के तीनों पिछले दिनों इकट्ठे आ गए और यहां टर्की अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। टर्की अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है इस इलाके में। इसीलिए आप देखो जिबूती के अंदर भी टर्की ने अपना एक बेस बना लिया ताकि यहां पर भी वो यमन और दूसरे इलाकों पे दबाव बना सके। पाकिस्तान जो है उसे कहीं ना कहीं कल्चर की फॉर्म में दूसरों की तरफ देखना है। तो पहले पाकिस्तान और इंडिया के लोग देख रहे थे सऊदी अरेबिया की तरफ। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो मांग थी कि आप उस नाटक को देखिए, असलियत में पाकिस्तान को कल्चरली इन्फ्लुएंस करने के लिए, टर्की की तरफ सरकाने के लिए डिमांड की गई। अब पाकिस्तान और इंडिया के जो कल्चरल फॉर्म में जो पार्ट्स हैं वो दोनों का सेम है। यहां पर कल्चरली ये दोनों सेक्शंस के अंदर एक कंफ्यूजन हमेशा रही कि वो कल्चर अपनाया जाए जो मेजॉरिटी वाला है या अरेबियन कल्चर अपनाया जाए। यहां वो कलेश शुरू हुआ और यही रीजन है टर्की का जब वो नाटक आया तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर गजब लेवल का क्रेज हुआ कि कहीं ना कहीं कल्चरली जो है गजब लेवल का जब क्रेज हुआ तो असलियत में पाकिस्तान हुआ या इंडिया हुआ, वो कल्चर के अंदर ग्लोरी को देखना चाहते थे और वो ग्लोरी उन्हें उस नाटक में दिखाई दे गई। भाई देखना चाहते थे ये लोग ग्लोरी हमारी क्या है, वो ग्लोरी हमारी यहां दिखाई दे गई। अरब्स ने कभी मूवीज नहीं बनाई, अरब्स कंट्रीज के अंदर कभी वो एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ, शो ऑफ नहीं हुआ या जो भी था, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था। पहली बार कंपैरिजन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है टर्की का एक डिमांड से और उस नाटक से और एक डिमांड से पूरे एरिया के अंदर करंट की तरह वो पूरा सिस्टम फैल गया। नतीजा क्या कि यहां पर पहली बार इन अरब कंट्रीज को लगने लगा कि यार हमारा जो डोमिनेंस है वो खत्म हो रहा है। यही रीजन है कि इन्होंने अपने एरिया में तो उसको कर दिया बैन, अपने एरिया में बैन कर दिया कि हमारे यहां चलेगा ही नहीं। यहां पर अब इसके अगेंस्ट थोड़ी थोड़ी आवाजें उठनी शुरू हो गई कि वो जो एर्तुगरुल जो है वो कहीं ना कहीं कई मस्जिदों से भी ऐसी खबर थोड़ी बहुत आने की शुरुआत हुई है कि इसको ना देखें, ये गलत है, हराम है टाइप। क्योंकि असलियत में अब ये इंडिया और पाकिस्तान दो कल्चर्स के बीच के जंग का मैदान बन जाएगा, जो इसमें एक तरफ अरब कल्चर जो शुरू से चलता आ रहा है वो अपने आप को मजबूत किए रखने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ टर्किश कल्चर जो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा लिबरल है और टर्की के ऊपर रशियन जो यूरोपियन कल्चर है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी है, रशिया के यूरोप के पास रहा है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव भी है, तो उसका भी असर पड़ेगा। नतीजा उसका यह होगा कि यहां पर एक कल्चरल चेंज आना शुरू हो जाएगा।
भारत और पाकिस्तान में खासकर कल्चरल चेंज आना शुरू हो जाएगा और ये जो कल्चरल चेंज है ये फिर कहीं ना कहीं भारत के अंदर क्या आगे कहानी रचता है या किस तरफ इस भारत के बड़े भारत और पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको किस तरफ लेके जाता है, इस चीज के ऊपर नजर होगी। मेरा मानना ये पॉजिटिव रीजन होगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि टर्की का जो कल्चर है वो ज्यादा लिबरल है, वो कहीं ज्यादा लिबरल है, कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव है और कहीं ज्यादा वो दूसरे सेक्शन को इंक्लूड करने के लिए अपने अंदर इंक्लूसिव है। और अगर ये ज्यादा इंक्लूसिव कल्चर होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा हमारी कंट्रीज के लिए, खासकर इंडिया के लिए, कि यहां पर यूनिफिकेशन ऑफ सोसाइटी दोबारा से शुरू होगा और अच्छे पार्ट्स या अच्छे जो फीचर्स किसी दूसरे धर्म के हैं उन्हें अडॉप्ट करते हुए फिर वो प्रोग्रेसिव आउटलुक दिखाया जा सकेगा। वो जो रेडिकल वाला फॉर्म है ना कि हम नहीं बदलेंगे, हमारे लिए देश से पहले शरीयत है, वो वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ी थोड़ी देर, क्योंकि वो अरब कल्चर है और कुछ नहीं है। वो नाटक में भी आप लोग देखेंगे उसके अंदर एक लाइन आती है कि देश पहले है, और ये डायलॉग जब देश पहले वाली सिचुएशन आती है तो वो देश पहले मतलब ये, और दूसरी लाइन जिसमें वो नाटक में दिखाई जा रही है वो क्लियर वर्ड्स में ये कह रहा है कि भाई देखो सीधी सी बात है, क्लियर वर्ड्स में जो नाटक में दिखाई जा रही है वो यही है कि भाई क्लियर वर्ड्स में कि राजा का काम सब किसी को बिना उसका धर्म दिए देखे बराबर का काम करना है। तो यानी राजा के लिए बराबर है, राजा का कोई धर्म नहीं है, तो वही सिचुएशन आ जाती है कि भाई सब बराबर हैं। सब अगर बराबर हैं तो हर कोई यहां पर भी बराबर होगा। तो कल्चरल फॉर्म अच्छा है जो इंडिया में आने वाला है, और ये कम से कम इस रूढ़िवादी, जो पुराना रूढ़िवादी रेट्रोग्रेसिव पुराना आउटलुक वाला जो कल्चर है उससे हिंदुस्तान को छुटकारा मिलेगा या कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ेगा तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, वो जो वहाबिज्म का जो कंसेप्ट इंडिया में फैल रहा है या फैल रहा था उससे छुटकारा मिलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कहीं ना कहीं ज्यादा इंक्लूसिवनेस आती है, ज्यादा समायोजित करने का जब किसी के अंदर भी फीचर आता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी समाज के लिए। तो यहां आप देखेंगे ये एक अच्छा फीचर है, और एक तरीके से इस्लाम के अंदर, भारत के इस्लाम में खासकर इस्लाम के अंदर या भारत के मुस्लिम्स के अंदर एक कल्चरल रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। अगर ये सही तरीके से हो गया तो ज्यादा अच्छा नजर आएगा और ये यूथ जो है उसको एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 1680 या 1700 तक बहुत पावरफुल था, प्रोग्रेसिव था। 1700 के बाद इसके अंदर बहुत सारे धार्मिक तत्व इतने घुस गए कि ये अपने आप को क्या नाम है खलीफा बोलने लग गए, फिर उसके अंदर करप्शन आ गया, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई, फिर ये यूरोप का मरीज बना और खासकर उसके बाद समाप्त हो गया। अगर मोटे तौर पर इस ऑटोमन एम्पायर के साथ साथ अगर पर्शियन एम्पायर को भी दिखाया जाए तो दोस्तों ये आपके सामने पर्शियन एम्पायर है। वो हालांकि इस्लाम से पहले ही, लेकिन पर्शिया भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। और इसी तरीके से अरब एम्पायर को अगर आपके सामने दिखाया जाए तो देखिए कितना बड़ा अरब एम्पायर है। तो तीनों के तीनों जो एथनिसिटीज हैं, तीनों के तीनों जो हैं, ये कहीं पर भी किसी भी मामले में किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ, टर्किश जो है, तुर्क जो कल्चर आया वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, तो मुझे इससे ज्यादा अच्छी अपने देश के मामले में अच्छी ज्यादा इसमें हमारे को थोड़ा सा अप्रोच नजर आ रही है कि अच्छा सिग्नल है भारत के लिए भी, क्योंकि इससे हमारी जो सोसाइटी की इन्फ्लुएंस है, इंक्लूसिवनेस है, सोसाइटी की जो यूनियन है वो बढ़ेगी। सोसाइटी एकदम से यूनाइट होने की तरफ, एक कॉमन कल्चर की तरफ बढ़ेगी। रिलीजन भले ही अलग हो, कल्चर कॉमन हो, और उस कॉमन कल्चर की तरफ अगर सोसाइटी बढ़ेगी तो इंडिया बहुत बढ़िया एक जिसे कहते हैं बागान की तरह खिलकर उठेगा। दोस्तों ये एक छोटा सा आउटलुक था। इसमें और कोई भी अगर किसी भी तरीके की आपको क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर व्हाट्सएप वगैरह करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।